हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हम जूनियर अकाउंटेंट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और एक आंसर की क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन थे, आज फिर 50 क्वेश्चन हैं। सो स्टार्ट करते हैं। 51 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से क्या सही नहीं है। पहला पॉइंट लिखा है एक चेक तब वाउचर बन जाता है जब उसकी पावती तथा रसीद टिकट पर उस पर भुगतान किया गया और निरस्त की मोहर लगा दी जाती है। ये बिल्कुल सही बात है कि जब कोई बिल अगर हमें देता है, हम उस बिल का पेमेंट कर देते हैं, वो हमें रिसीप्ट दे देता है, तो हम उस बिल के ऊपर एक स्टैंप लगा देते हैं कि भाई इसका भुगतान हो गया है, निरस्त हो गया है। ये बात ट्रू है। शून्य राशि के लिए समायोजन बिल में कोई भुगतान नहीं होता, तो वाकई में ऐसा कोई बिल हो सकता है जो जीरो अमाउंट का हो। तो जीरो अमाउंट वाला बिल जो एडजस्टमेंट बिल है, उसमें कोई पेमेंट आपको करना नहीं होता। और नियम यह है कि फिर सामने वाले से आप पावती भी मत मांगो। यानी जब आप उसे पेमेंट कर ही नहीं रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आपका जो संस्थान है छोटा है, वहाँ लाइट का बिल आया मान लीजिए 1000 रुपये, और कोई सब्सिडी स्कीम चल रही है कि 200 यूनिट तक कोई बिल नहीं आएगा, तो जितना बिल आया उतना का उतना माइनस हो गया, तो जीरो अमाउंट का बिल आया। अब जीरो अमाउंट के बिल के लिए ना तो आप पेमेंट करोगे, वो एक एडजस्टमेंट बिल है, ना आप पेमेंट करोगे और ना आप उससे रसीद मांगना, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और दावे के बिल के साथ प्राप्ति रसीद जमा की जानी चाहिए, इसे होल्ड पे रखो। वाउचर पर लगे टिकटों को निरस्त कर देना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वाउचर पर लगे टिकटों को निरस्त कर देना चाहिए। तो ये वाला मुझे लगता है ट्रू नहीं है। ठीक है, मैं पहले भी कह चुका, फिर कहता हूँ, ये जो मैं आंसर की है ये मैं मेरी समझ से बता रहा हूँ, या मैंने जो पढ़ा है, देखा है, या अभी जो पढ़ के बता रहा हूँ उससे है। ये कोई फाइनल ऑथेंटिक आंसर की नहीं है, बाद में आ सकती है, मोस्ट प्रोबेबली सेम ही जाएंगे, पर फिर भी 19-20 हो सकता है। तो ये जस्ट एक डिस्क्लेमर है कि फाइनल आंसर की थोड़ी सी वेरी कर सकती है। ये मेरे हिसाब से कि इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, ये सारे इसके नीचे अटैचमेंट वाले रूल्स लिखे हुए हैं, ताकि ये पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा, वीडियो के तुरंत नीचे मिल जाएगी। पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसकी पीडीएफ हमने डाल दी थी। एक आध दिन का लेट हुआ था तो हमने पीडीएफ शेयर भी कर दी थी। अगर अभी भी लेट हो तो आप हमसे पीडीएफ व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, और वैसे हम इसको अपलोड कर ही देंगे। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दो तरह के बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस में सारे सौदे लिखते हैं और कैश बेसिस में केवल कैश के सौदे लिखते हैं। तो अगर माल को नकद बेचा जाएगा तो ये कैश बेसिस में लिखा जाएगा। अगर क्रेडिट सेल होगी तो इसे नहीं लिखा जाएगा। अगर माल को उधार बेचेंगे तो कैश बेसिस सिस्टम में इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर कलेक्शन फ्रॉम डेटर होगा तो पैसा आएगा तो ये रिकॉर्ड होगा। पेमेंट टू क्रेडिटर करेंगे तो कैश इन्वॉल्व होगा, रिकॉर्ड होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब रेंट बाकी रहेगा तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। तो 2 और 5 को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये उधार के सौदे या बकाया सौदे हैं, इनका पेमेंट अभी लिया दिया नहीं गया है। तो 2 और 5 ओनली, तो इसका आंसर बी रहने वाला है। ठीक है जी, चलिए। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इनमें से क्या सही नहीं है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी सरकारी सेवक को छुट्टी के दौरान विदेश सेवा के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर कोई एम्प्लॉय छुट्टी गया हुआ है तो भी उसे फॉरेन सर्विस के लिए डेप्यूट किया जा सकता है। ये बात ट्रू है। एक अस्थायी सरकारी सेवक का विदेशी सेवाओं के लिए स्थानांतरण अनुजेय है, यानी परमिजिबल है। तो अगर कोई टेम्परेरी एम्प्लॉय है तो उसे भी फॉरेन सर्विस में आपको पता है फॉरेन में नहीं भेजा जाता, किसी दूसरे विभाग में, किसी ऑटोनमस बॉडी में या किसी दूसरे गवर्नमेंट बोर्ड उपक्रम के पास भेजा जाता है। तो टेम्परेरी एम्प्लॉय को भी भेजा जा सकता है। विदेशी सेवाओं में स्थानांतरित सरकारी सेवक की पदोन्नति विदेश सेवा विभाग में हो सकती है। ये लाइन थोड़ी सी जिस तरह लिखी हुई है, ये बात गलत लिखी हुई है। एक्चुअली देखो, जहाँ से एम्प्लॉय जाता है वो पैतृक विभाग होता है, उसे अपन बोलते हैं पेरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, और जहाँ वो जाता है वो फॉरेन डिपार्टमेंट होता है। तो फॉरेन डिपार्टमेंट में अगर वो गया हुआ है तो उसका प्रमोशन तो हो सकता है, मतलब फॉरेन डिपार्टमेंट में रहते हुए उसका प्रमोशन तो हो सकता है, लेकिन उसका जो प्रमोशन होगा वो मेन जो उसका कैडर है, जहाँ का वो मेन बंदा है, वहाँ होगा। तो ये जिस तरह से लिखा है ना कि उसकी पदोन्नति विदेशी सेवा विभाग में हो सकती है, तो ये गलत है। विदेशी सेवा विभाग में रहते हुए हो सकती है, पर वो पदोन्नति
पेरेंट डिपार्टमेंट में होगी, इसलिए मुझे लगता है कि दिस वन इज़ नॉट ट्रू। और ये जो लाइन लिखी है, किसी भी सरकारी सेवक को उसकी इच्छा के विरुद्ध विदेशी सेवा में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, ये जनरली जो लाइन है ना, ये ऐसी ही लिखी हुई है। आप पहली विदेशी सेवा का पहला नियम लिखेंगे तो जनरली ये लिखा है कि नो गवर्नमेंट सर्विस, ये वाला लाइन लिखा हुआ है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट में बी ट्रांसफर टू फॉरेन सर्वेंट अगेंस्ट हिज विल। फिर उसके आगे लिखा हुआ है कि लेकिन ये नियम यहाँ लागू नहीं होगा। तो थोड़ा सा लिटिल बिट इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रोवर्सी है, क्योंकि जैसे कोई शब्दों को पढ़े तो डी में क्या लिखा है, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को उसकी विल के विरुद्ध यानी उसकी इच्छा के विरुद्ध विदेशी सेवा में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। आधी लाइन तो है, लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है कि लेकिन इन पर यह नियम लागू नहीं होगा। तो मे बी, तो अगर शब्दों को ही पकड़ के चलें तो मेरे हिसाब से वो इसका ये मानेगा कि हाँ, ये डी स्टेटमेंट भी सही है, और ये जो सी स्टेटमेंट है कि भाई उसका प्रमोशन फॉरेन डिपार्टमेंट में हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, उसका प्रमोशन पेरेंट डिपार्टमेंट में ही होगा। इस लिहाज से मुझे लगता है कि सी सत्य नहीं है, तो सी आंसर वो देगा। ठीक है, बाकी तो देखना पड़ेगा फाइनल आंसर की क्या आती है। ये मैं मेरे हिसाब से जस्ट एक स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं या बाकी भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेरे तो इतने स्टूडेंट नहीं रहे जितने व्यूज़ वगैरह आए एक ही दिन में, तो ठीक है। आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया विच विल हेल्प टू नो द फिजिकल कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो अगर किसी देश की आपको राजकोषीय स्थिति समझनी है तो आपको राजकोषीय घाटा देखना चाहिए कि राजकोषीय घाटा कितना है। तो बहुत आसान सा है, ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। फिजिकल डेफिसिट या राजकीय घाटे से आप राजकोष की स्थिति समझ पाएंगे। इसके लिए इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि आप टोटल कितना खर्चा कर रहे हैं वो देख लीजिए, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर मिला के आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, और माइनस आप देख लीजिए आपकी रेवेन्यू कितनी हो रही है। सपोज करो आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है मान लो 600 करोड़ मान लीजिए, और आपका रेवेन्यू है मान लीजिए 400 करोड़, तो इसका मतलब है 200 करोड़ का डेफिसिट चल रहा है, 200 करोड़ का फिजिकल डेफिसिट चल रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंडिचर लेते समय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों लिए जाते हैं, और यहाँ केवल रेवेन्यू ली जाती है, बोरोइंग्स को नहीं लिया जाता है। तो आपको इससे अपना फिजिकल डेफिसिट पता लग जाएगा। ये मैंने फार्मूला और नीचे अटैचमेंट दिए हैं, पर अभी मैं बताऊंगा तो पहले ही वीडियो लंबे हो जाते हैं, और अभी मुझे पता है आप अधिकतर बच्चों को अभी जो बेसब्री है वो ये कि सर आप तो आंसर बताओ, इतना आपका लंबा रामायण हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। कहीं सिलेक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं मेरे बारे में बताऊं कि जैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए गया, तो मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ भाई। सबसे पहले मैंने फॉर्म भरा, ठीक है, फॉर्म भरा, उसमें फॉर्म में मैंने लगाया कि मैंने पीजी पास किया है। मैं अभी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि मैंने पीजी पास किया है, मैंने नेट यूजीसी का एग्ज़ाम लगा के पास किया हुआ है। तो सबसे पहले वो मेरी एप्लीकेशन देखेंगे, यानी एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग करेंगे कि ये बंदा एलिजिबल भी है या नहीं है। उसके बाद मेरा एक राइटिंग टेस्ट हुआ, उसके बाद मेरा एक इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, और फिर मेरे को पोस्टिंग दी गई। अब आ जाओ इससे, तो यहाँ पे चारों पांचों लिखे हुए हैं, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मेरी स्क्रीनिंग होगी, तो सबसे पहले 4 नंबर आएगा इस क्वेश्चन में। स्क्रीनिंग होने के बाद एक रिटर्न टेस्ट या सिलेक्शन टेस्ट होगा, जिसके बेसिस पे मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद अगर इंटरव्यू का है तो इंटरव्यू चलेगा। कुछ एग्जामों में इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट भर्ती होती है, जैसे अभी जूनियर अकाउंटेंट में डायरेक्ट भर्ती है, कोई इंटरव्यू नहीं है, बट अधिकतर कुछ एग्जामों में इंटरव्यू होता है। तो इसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा कि भाई आप फिट टू ज्वाइन हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं, आप फिट हैं या नहीं, वो चेक होगा, और लास्ट में आपको प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होगा। तो 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5, तो बी इसका आंसर रहने वाला है। और ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होती है, फिर सिलेक्शन टेस्ट होता है, सिलेक्शन इंटरव्यू होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये स्टेप भी हो सकता है कि प्राइवेट जॉब में तो रेफरेंस चेक एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है कि प्राइवेट जॉब में आप जाते हैं तो आपको एक रेफरेंस लिखना होता है कि आपको हमारे बारे में और जानना हो तो हमारे प्रीवियस ओनर से या मेरे नॉन वन से आप जान सकते हैं। तो एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है ये डिसाइड करके आपको अप्रूवल दी जाती है, और फिर आपको ऑन बोर्ड किया जाता है, दैट इज़ आपको उस पोस्ट पे जॉब पे काम करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हवा महल इन जयपुर वाज बिल्ट बाय राजा सूरजमल सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा कुंभा, महाराजा प्रताप सिंह। कौन बनेगा करोड़पति? महाराजा प्रताप सिंह। तो इन्होंने बनाया था। तो ये राजस्थान टूरिज्म से क्वेश्चन था,
जो पढ़ के गए होंगे ऑब्वियस सी बात है, तो जो पढ़ के गया उसके लिए आसान रहता है। जैसे मैंने है तो मैंने तो टूरिज़्म पढ़ा ही नहीं बचपन से कभी, तो मेरे लिए तो यही टफ क्वेश्चन था। तो महाराजा प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया था। तो ये जस्ट मैंने गूगल से इमेज लिया है, वहाँ लिखा है कि जो स्ट्रक्चर है वो 1799 में बनाया गया और जिन्होंने बनवाया उनका नाम था महाराजा सवाई प्रताप सिंह। तो सवाई तो चलो ठीक है ऑप्शन में नहीं था, बट महाराजा प्रताप सिंह था। और ये वैसे महाराजा सवाई जय सिंह के पोते थे और खेतड़ी महल से इंस्पायर होकर या उसके मॉडल से इंस्पायर होकर इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। फॉरवर्ड परचेज मीन्स, तो फॉरवर्ड परचेज बेसिकली क्या होता है, आप एडवांस सौदा बुक कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन यहाँ पे मान लीजिए फरवरी में खड़े हैं और ये कि अक्टूबर में हमारे घर में मान लीजिए शादी है, अक्टूबर 2024 में, मैं वीडियो बना रहा हूँ फरवरी 24 में और अक्टूबर 24 में हमारे घर में शादी है। तो मैंने क्या किया कि जैसे मान लीजिए कि मुझे 6 तोला सोना की ज़रूरत है, ठीक है, इतना हमें गोल्ड रिक्वायर्ड है, हमारे घर में सिस्टर की शादी है। तो क्या होगा कि हम गोल्ड को बुक कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, फॉरवर्ड परचेज हो गई, ठीक है। एक तरीका तो ये था कि हम अक्टूबर में जाते बाज़ार में जो भाव होता वो उस भाव पे परचेज़ करते, और एक ये होता है कि हमने आज ही उसे बुक कर लिया। अब बाज़ार में उस समय गोल्ड का भाव ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, हमने तो जो भाव तय किया उस पे हमें मिल जाएगा। तो ये एक तरह का फॉरवर्ड परचेज़ होता है। तो ये कहता है ऑप्शन वैसे ये थे कि इसका मतलब होता है वर्ष के एंड में जो खरीद होती है वो, या पूर्व निर्धारित मूल्यों पर भावी तिथि में की जाने वाली खरीद। तो फ्यूचर में जो खरीद की करेंगे उसके लिए हमने पहले ही प्री डिटरमिन्ड कर लिया प्राइस, परचेज टू बी मेड ऑन अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड परचेज था। आसान क्वेश्चन था, रिलेटिवली मैं कहूँगा आसान क्वेश्चन था। अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूसेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस, ये भी एक आसान क्वेश्चन था। बिल ऑफ क्योंकि ये जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन दिए ना, तो कुछ क्वेश्चनों में सीक्वेंस कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन ये क्वेश्चन में तो ठीक है। अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज होगा तो मैं आपको शुरू से बताऊँ, जैसे ए है, ए ने अगर बी को माल बेचा, ठीक है, ए फर्स्ट पार्टी है, इसने बी को माल बेचा, तो क्या क्या होगा। अब ये होगा कि ए एक बिल ड्रॉ करेगा, एक बिल को बनाएगा, है ना। ए बिल को बना के उसे बोलेगा कि आप आज से 3 महीने के बाद मुझे 1 लाख रुपया देंगे, मैंने आपको माल दिया है, बदले में आप मुझे 1 लाख रुपये देंगे। तो सबसे पहले ए बिल को ड्रॉ करेगा, फिर ये वाली पार्टी क्या करेगी, ये बोलेगी हाँ मुझे मंजूर है, तो उसको बोलते हैं बिल को एक्सेप्ट करना, ठीक है। बिल को साइन करने के बाद, बिल को एक्सेप्ट करने के बाद, एक्सेप्ट का मतलब यहाँ स्वीकार करना यानी प्राप्त करना नहीं होता, स्वीकार करने का सेंस होता है साइन करना। बी उसके ऊपर बिल साइन करके ए को दे देगा, ठीक है। ए चाहे तो अब उस बिल को अपने पास रखे और चाहे तो वो किसी को एंडोर्स कर सकता है, किसी को पकड़ा सकता है। जैसे ए ने वो बिल सी को पकड़ा दिया, ठीक है। सी फिर मान लीजिए सी इस कहानी में है, तो सी फिर ड्यू डेट पर यानी 3 महीने के बाद इसके पास जाएगा और इससे पैसे की मांग करेगा कि भाई ये बिल मुझे ए से मिला है, आपने उसे बिल दिया था, आप इस बिल का पैसा लाइए। तो इसको बोलते हैं बिल को प्रेजेंट करना, बिल को प्रस्तुत किया जाएगा। और आखिरकार में अगर बी शरीफ इंसान है तो बिल का पेमेंट कर देगा। तो आपने क्या देखा, अब आप ऑप्शन में देखिए, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, ड्राइंग ऑफ बिल। तो सबसे पहले बिल को ड्रॉ किया जाता है, लिखा जाता है, तो सबसे पहले 3 नंबर काम होगा इस क्वेश्चन में। उसके बाद वो बिल को साइन करेगा जिसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं, एक्सेप्टेंस होगी। उसके बाद बिल को एंडोर्स किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है बट सीक्वेंस वाइज एंडोर्स किया जा सकता है। उसके बाद बिल का प्रेजेंटेशन किया जाता है, जो भी बिल का एक्सेप्टर था, जो भी पेमेंट करने वाला है उसके सामने बिल को प्रस्तुत किया जाता है। प्रेजेंटेशन ऑन ड्यू डेट ये चौथे नंबर पे होगा। और उसके बाद कैंसिलेशन होगा, यानी मतलब डिसऑनर भी हो सकता है, पेमेंट भी हो सकता है, जो भी होगा वो लास्ट में सेटलमेंट होगा। तो ज़्यादा आपको नहीं भी आता था तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए था कि सबसे पहले बिल ड्रॉ किया जाता है, बनाया जाता है, 3 नंबर सबसे पहले आएगा। तो आपको पूरा नहीं भी आता था तो केवल ये आने से, या अगर आपको ये नहीं आता था तो एंड में पेमेंट होगा, ये तो पक्का था, तो 5 एंड में आएगा। पर 5 एंड में यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो ये एक थोड़ा टफ चॉइस रहता। बट एनीवेज ये है कि सबसे पहले बिल ड्रॉ किया जाएगा, तो बी इसका आंसर रहेगा, सिंपली बी। 3 1 2 4 5। मैच लिस्ट 1 विथ लेस लिस्ट 2, सो नो डाउट मतलब टफ क्वेश्चन ही मैं कहूँगा। RCS रूल्स मतलब है राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल, चैप्टर 11 में था टाइप ऑफ लीव्स, छुट्टियों के प्रकार थे। तो सेक्शन 2 का संबंध किससे है, सेक्शन 4 का किससे, सेक्शन 5 का किससे,
सेक्शन 6 का किससे और सेक्शन 5 का कितने हैं। आज मेरे लिए बताना आसान है, एंड टाइम पे तो देखो जिन्होंने बहुत पढ़ाई की होगी उनको डेफिनेट याद रहा होगा। किसी किसी की फोटोजेनिक मेमोरी भी होती है, या जो अच्छे दिमाग से या ठंडे दिमाग से पढ़ाई करते हैं तो उनको याद भी रह जाता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो अभी तुम्हारे लिए याद किया है। सेक्शन 2 अबाउट प्रिविलेज लीव। इसमें ये भी था कि जैसे चलो ये एक था जो मुझे कंफर्म आता था। सेक्शन 2 प्रिविलेज लीव जो आपका होता है उपार्जित अवकाश, उसके बारे में था, तो ये इसके साथ जाके मिल गया। उसके बाद 4, 5 और 6 है। तो अब जैसे मैंने अभी भी याद किया कि 4 के अंदर प्रसूति अवकाश या मैटरनिटी लीव होता है, 5 के अंदर हॉस्पिटल लीव होता है जो डेंजरस जगह पे काम करने वाले लोगों को मिलता है। ये मेडिकल लीव नहीं है, ये हॉस्पिटल लीव है जो डेंजरस जगह पे काम करने वाले चतुश्रेणी कार्मिकों या अधीनस्थ कार्मिकों को मिलता है। तो 5वें में हॉस्पिटल लीव है और स्टडी लीव 6 है। तो अब मिला लेते हैं। तो जस्ट मैंने देखा कि ए जो है प्रिविलेज लीव वाला, ये ए के साथ 3 के साथ मैच हुआ है, और जो बी पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है, बी पॉइंट में मैटरनिटी लीव है तो बी 1 से जाके मिला है। और सी जो है, सी आपका स्टडी लीव वाला है, तो सी जाके 4 पॉइंट से मिला है। आप समझ पा रहे होंगे, सी 4 से जाके मिला है। इधर मत देखिए आप, ऑप्शन ये है, ठीक है, प्लीज़ समझिएगा। और जो डी है, डी 2 के साथ जाके मिला है, तो डी 2 के साथ जाके मिला है, ठीक है। तो एक ऐसा ऑप्शन पसंद करना था जिसमें ए 3 हो और बी 1 हो। तो A3 यहाँ पे भी है, यहाँ ओहो A3 सब में ही था, क्या बात है, इससे मेरा काम नहीं चलता एग्ज़ाम में। ए के साथ 3 हो और बी के साथ 1 हो, बी के साथ 1 यहाँ पे भी है, बी के साथ 1 यहाँ पे भी है। तो अभी ये और ये बने हुए हैं रेस में, यानी इससे भी काम नहीं चलता। C4 भी पता होना चाहिए, तो C4 ये रहा, ठीक है। तो इसका आंसर बी रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद है लैपिंग इज़ रिलेटेड टू। ये क्वेश्चन ऊपर से देखोगे ना तो इसका आंसर आपको सी लगे, ये डी लगेगा, पर इसके अंदर एक टेक्निकल एरर है। आप क्लेम करेंगे नहीं करेंगे, मैं आपको प्रोवोक नहीं कर रहा, लेकिन एक इसके अंदर एरर है, बताता हूँ क्या है। पहली बात तो लैपिंग होता क्या है, यूँ समझो कि जैसे मेरे 3 कस्टमर हैं, जैसे नाम है ए, बी और सी, ठीक है। इन तीनों पे मान लो एक कहानी समझ लीजिए, 10-10 हज़ार का मैंने माल बेचा, तीनों को माल बेचा, ठीक है। अब ए ने हमें पैसे दे दिए, हम कैशियर हैं, हमने पैसा क्या किया, दबा लिया मतलब अपने पास रख लिया। तो ए से जो पेमेंट मिला वो हमने रख लिया खुद के पास। अब बी से जो पेमेंट है ना, बी से जो पेमेंट मिला तो वो पैसा हमने ए के सामने जाके जमा कर दिया। अगर जैसे अकाउंट्स की भाषा में समझाओ तो मैंने एंट्री कर दी कैश टू ए। पैसा मिला तो किससे है, बी से है, पर वो जमा किस में किया, ए से। तो इससे क्या होगा कि ए के पैसे आ गए ऐसा शो होगा, और कागजों में बी के ऊपर पैसे बाकी हैं ऐसा दिखेगा। फिर क्या होगा, सी से जो पैसा आएगा उसकी एंट्री कर दी जाएगी कैश टू बी, कि मानो बी से मिला, फिर इस तरह से बी भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आप इसमें कहें कि चीज़ क्या काम करती है, एक वर्ड होता है क्राइम की दुनिया में, मॉडस ऑपरेंडी, यानी क्राइम करने का तरीका, उसको बोलते हैं मॉडस ऑपरेंडी। तो वो क्या होता है कि जैसे आपको एक पैसा आपने दबा लिया और सेकंड वाले का पैसा फर्स्ट में, थर्ड वाले का पैसा सेकंड में, फोर्थ वाले का थर्ड में, इस तरह से आप एडजस्ट करते जाओगे। तो लैपिंग का प्रयोग किया जाता है डेटर से प्राप्त राशि को दबाने में। तो अब आप बोलेंगे सर फिर तो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला डेटर से प्राप्त की गई राशि का दुरुपयोग करने में। लेकिन अब इसमें लैंग्वेज क्या लिखी हुई थी क्वेश्चन में कि लैपिंग एक उपकरण है जिसका पता इस दुरुपयोग को पता लगाने में किया जाता है, जबकि रियल में सही शब्द क्या है कि लैपिंग एक कदाचार है। लैपिंग एक कदाचार है यानी ये सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था कि लैपिंग एक कदाचार है जिसका प्रयोग देनदारों से प्राप्त की गई नकद राशि के दुरुपयोग के लिए किया जाता है। तो ये दुरुपयोग को पता लगाने वाला टूल नहीं है, ये तो दुरुपयोग करने का तरीका है। तो अगर आप शब्दों पे जाओगे तो फिर डी सही नहीं है, बट इन जनरल प्रैक्टिस मैंने अभी भी इसका आंसर डी दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इतना नहीं सोचेगा, वो एकदम से ये देगा कि भाई हमने तो ये पूछा है कि भाई लैपिंग क्या होता है। तो लैपिंग क्या होता है, डेटर से प्राप्त की गई राशि को दबाने का एक तरीका या एक उपकरण। लेकिन उन्होंने वर्ड क्या लिखा, पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये पता लगाने का तरीका नहीं है, ये तो क्राइम करने का तरीका है। होप मैं आपको समझा पाया, बाकी आप देख लीजिएगा हाउ लैपिंग इज वर्क। तो इसमें देखो ना, जैसे बताया कि कस्टमर ए से जो पैसा मिला ना वो तो कैशियर ने अपने पास रख दिया। अब आप कहेंगे कि सर फिर इसका आंसर ए रख सकते हैं क्या। अब
ए के लिए जो वर्ड है ना कि अ मैला प्रैक्टिस बाय विच कैशियर मेक्स प्राइवेट यूज ऑफ मनी, इसके लिए जो शब्द यूज होता है उसको बोलते हैं एम्बेजलमेंट। इसके लिए जो सही शब्द यूज होता है तकनीकी रूप से उसको बोलते हैं एम्बेजलमेंट या गबन, घबन घपला करना। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो डी ही देगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये होगा और मैंने बता दिया कि उसके अंदर क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब वो कितना कंसीडर करते हैं नहीं करते हैं मैं नहीं कह सकता। हाउ लैपिंग वर्क्स, तो कस्टमर ए से जो पैसा मिला हुआ है वो ये कैशियर अपने पास रख लेगा, फिर कस्टमर बी का पैसा वो ए में जमा कर लेगा, सी का पैसा वो बी में जमा कर लेगा। इस तरह से चोरी चलती रहेगी जब तक पकड़ में आए तब तक तो काफ़ी देर हो जाती है। 61, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड। सो एक तरफ दे रखा है नेम ऑफ द सिटी और एक तरफ दे रखा है कलर ऑफ द सिटी। तो जयपुर, जोधपुर, झालावाड़ और उदयपुर। ऑब्वियस सी बात है, कम से कम मुझे तो देखो जयपुर का ही पता है कि जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, ये लगभग सबको पता है। और किस्मत की बात है, इससे अपना काम हो जाना था कि जयपुर को पिंक सिटी है, यानी ए कनेक्ट हुआ सेकंड के साथ। ऑप्शन देखें तो इसमें ए के साथ 3 है, ए के साथ 4 है, ए के साथ 1 है, तो ए के साथ 2, ये कनेक्ट होते ही अपने को ये आंसर सेलेक्ट कर लेना था। वैसे अब मैंने पढ़ लिया है कि उदयपुर को वाइट सिटी कहते हैं और झालावाड़ के लिए पर्पल सिटी है और जोधपुर के लिए ब्लू सिटी है। तो अब आप बाकी को भी मिला सकते हैं, बट एग्ज़ाम के दिन जयपुर पिंक सिटी से बिल्कुल आसान था। खैर, इसके बाद देखें, व्हेन अ कंपनी रिटेन्स अ पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ फ्री रिजर्व एंड यूटिलाइज द सेम फॉर फर्दर एक्सपेंशन इट इज़ नोन एज। तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। तो कंपनी, जैसे मान लीजिए अपन एग्जांपल लेते हैं, कोई कंपनी है उसने 10 लाख रुपए कमाए, कंपनी ने 10 लाख में से 4 लाख रुपए तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट होता है उसे हम रिजर्व कहते हैं। अगर कोई कंपनी ने पैसे रख लिए रिजर्व के तौर पे और उसे फिर धंधे में इन्वेस्ट कर दिया, यानी उन्होंने प्रॉफिट को वापस से लगा दिया, उसको बोलते हैं लाभों का पुनर्विनियोजन, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। तो इसने यही पूछा था कि अगर कोई कंपनी फ्री रिजर्व के रूप में अवितरित लाभ का एक भाग सुरक्षित रख लेती है और फिर अग्रिम विस्तार में इसका उपयोग करती है, तो इसे हम कहेंगे लाभों का पुनर्विनियोजन, इसे हम कहेंगे प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। तो ए इसका आंसर रहेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ। तो कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू जो पैसा उठाती है और डिबेंचर के थ्रू जो पैसा उठाती है उसे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कोई कंपनी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आप कह सकते हैं ओनर्स फंड हो गया, तो कोई कंपनी ओनर्स फंड और डेट फंड से जो पैसा उठाती है उसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। वैसे अगर इसमें करंट लायबिलिटी मिला देते हैं तो वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बन जाता है। पर कैपिटल स्ट्रक्चर से बेसिकली मतलब होता है जो पैसा हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, तो इसके अंदर ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स आता है, तो ए इसका आंसर रहने वाला है। कैपिटल स्ट्रक्चर का ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, इक्विटी मतलब ओनर्स फंड, डेट और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन होता है जो कंपनी अपने ओवरऑल ऑपरेशन और ग्रोथ ऑपरेशंस के लिए चला रखती है, दैट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकेंड, लिस्ट 1 ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग, लिस्ट सेकंड स्टेट, अपनी मंडी, हदसपर मंडी, रायथू बाज़ार या उजावर सैंडीज़। तो मुझे तो आइडिया नहीं था, अभी तो खैर देख लिया है। तो अपनी मंडी का संबंध है राजस्थान से, हदसपर मंडी का संबंध है महाराष्ट्र से। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता तो आपको नहीं आया होगा उस दिन, ये जस्ट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि मेरे को तो टफ लगा। रायथू बाज़ार का संबंध है तेलंगाना से और उजावर सैंडीज़ का संबंध है तमिलनाडु से। अगर मैच करने लगे तो ए अपनी मंडी, ए के साथ 3 गया। मान लीजिए अपने को ये पता था कि ऐसे काम हो जाता, तो नहीं, पूरा काम नहीं होता। ए के साथ 3, ए बी और डी दोनों ऑप्शन में है। तो हदसपुर मंडी का संबंध B1 से है, इसके अलावा B1 से हो जाता है क्या, B1 इधर है इधर नहीं है, तो बस ये वाला आंसर था। और इसके अलावा C4 है, रायथू बाज़ार का संबंध तेलंगाना से है और उजावर सैंडीज़ का संबंध तमिलनाडु से है। ठीक है। जब भी एक्स वाई के साथ कार्य करता है तो वो दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और दोनों इस समग्र परिस्थिति में अन्य व्यक्तियों और कारकों से प्रभावित होते हैं। इसमें शामिल होने वाले समन्वय के सिद्धांत की पहचान कीजिए। 4 सिद्धांत दे रखे हैं। पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, शीघ्र प्रारंभ का सिद्धांत,
निरंतरता का सिद्धांत, प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत। अगर आपके ना भी पढ़े हुए हों तो आपको ए और डी में से ऑप्शन लग जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें क्या लिखा था, एक्स वाई के साथ काम करता है, दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तो कहीं ना कहीं संपर्क में आते हैं, तो डी लग सकता था, लेकिन ये इसका आंसर ए है। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ये सिद्धांत कहता है कि एक व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके कार्य से अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं, उसके निर्णयों से अन्य व्यक्ति, पूरा संगठन प्रभावित होता है। रेसिप्रोकल संबंध होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसने कहा है एक विभाग या व्यक्ति के कार्य और निर्णय संगठन के अन्य विभागों और लोगों को प्रभावित करेंगे। यानी परचेज डिपार्टमेंट अगर कुछ करेगा तो उसका इम्पैक्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट सब पे आएगा। तो उससे बात समझना चाहिए। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले मैनेजर को ये पता लगाना चाहिए कि उस निर्णय का अन्य विभागों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह पारस्परिक संबंधों का सिद्धांत है। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल प्रिंसिपल। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशंस। 66 इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट इज रिक्वायर्ड स्टैट्यूटरीली फॉर, मतलब किसको अपनी फाइनेंशियल ऑडिट स्वतंत्र रूप से करवानी होगी, अनिवार्य रूप से, कानूनन रूप से। पार्टनरशिप फर्म को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को, कंपनीज को। तो कंपनीज के लिए अंकेक्षण कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, क्योंकि कंपनीज में जनरली पब्लिक का पैसा लगा हुआ होता है, तो उनको ऑडिट करवाना ही करवाना है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। 67 कहता है, जरा ध्यान देंगे इसके ऊपर। 67 में लिखा है डैश डैश वो शेयर होते हैं जो न केवल स्थायी अधिमानी लाभांश के लिए अधिकृत होते हैं, बल्कि इक्विटी शेयर धारकों के साथ साथ अधिलाभ लाभ के शेयर हेतु भी अधिकृत होते हैं। तो ये होते हैं सर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर के बहुत सारे टाइप होते हैं, इनफैक्ट कम से कम 8 इसके टाइप हैं। उनमें से एक टाइप ये कहता है, जैसे जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं, जैसे मान लीजिए 8% नेचर है, तो मतलब ये है कि इनको 8% डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा। जितनी भी इनकी शेयर कैपिटल है उस पर इनको 8% डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलेगा। अगर उसके पास अगर जो बच गया तो इनमें इनको बचे हुए में से भी मिलेगा। मतलब ये है कि पहले ये वीआईपी लोग हैं, ये पहले बैठ के खाना खाएंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर जो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स हैं वो खाना खाएंगे। अगर फिर भी खाना बच गया तो ये फिर से खाना खाएंगे। तो जब बचे खुचे को जो खाता है उसको बोलते हैं अवशिष्ट, बचे खुचे को अवशिष्ट बोलते हैं, और खाने वाले को बोलते हैं अवशिष्ट भागी। तो ऐसे अंशों को अपन बोलते हैं अवशिष्ट भागी अधिमान अंश। तो ये वाले अंश हैं बी वाले, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है सर, तो इसका आंसर बी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड अनुदान वाले के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है अर्ध सरकारी संस्थानों को अनुदान जारी करने से पहले अनुदान ग्राही को बॉन्ड का निष्पादन करना होगा, यानी बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा। गलत है ये। अनुदान राशि निर्मुक्त करने से पहले सरकारी सहायता प्राप्त निकायों को गवर्नर को 2 प्रतिभूतियां प्रदान करनी चाहिए। सुनने में सही लगता है, क्योंकि हमने जब नियम पढ़े थे तो हमने कहा था जिसको ग्रांट दी जा रही है उसको एक बॉन्ड भर के देना होगा, उसको कम से कम 2 सिक्योरिटीज़ या प्रतिभू यानी जमानत लगानी पड़ेगी। लेकिन जो अर्ध सरकारी संस्थान है उनको इससे एग्जेम्प्ट किया गया है, या इसी तरह से जो सरकारी सहायता प्राप्त निकाय हैं उनको इससे एग्जेम्प्ट किया गया है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाते हैं। स्वीकृत हुई पूरी अनुदान राशि का संस्थान को एकमुश्त भुगतान करना चाहिए, ऐसी तो कोई शर्त है ही नहीं कि हम एक साथ पैसा देंगे, तो ये भी फॉल्स है। लेकिन हमसे पूछे थे कौन से कथन सत्य है, तो बॉन्ड पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाइए, ये सत्य है। ठीक है, सपोज करो मुझे एग्जाम में केवल ये पता होता, मुझे पहले नहीं पता होता, और चौथे में मैं श्योर था कि ये तो होना ही चाहिए, तो चौथा होना ही चाहिए, तो चौथा केवल इसी में था सर। अगर मान लीजिए मुझे, देखो मैं फिर कह रहा हूँ मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर मुझे केवल ये पता है कि बॉन्ड पत्र को एग्जीक्यूट करते समय जो स्टाम्प ड्यूटी है वो गवर्नमेंट देती है, अगर ये मुझे पता है और ये ट्रू था तो चौथा, और फिर चौथा केवल यही था। तो वैसे अनुदान की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी को अनुदान ग्राही की वित्तीय स्थिति को अवलोकन करना चाहिए, ये बात भी सही है। जिसे ग्रांट दी जा रही है हम ये देखते हैं कि वो उसको उनके अंदर
मैनेजरियल कैपेसिटी है भी या नहीं, या वो उस पैसे का ढंग से उपयोग कर भी पाएंगे या नहीं। तो ये हमें देखना चाहिए, उसकी फाइनेंशियल स्थिति और उनकी मैनेजरियल कैपेबिलिटी देखनी चाहिए। तो 4 और 5 सही थे, बाकी आप पढ़ लेना। अर्ध सरकारी संस्थाओं, यहाँ पे लिखा था उपयुक्त निर्देश निम्नलिखित प्रकार के संगठनों पर लागू नहीं होंगे। और उपयुक्त निर्देश क्या थे? बॉन्ड पत्र एग्जीक्यूट करना, श्योरिटीज़ की गारंटी देना। ये अर्ध सरकारी संस्थानों पे और सरकारी सहायता प्राप्त निकायों पे लागू नहीं थे। विच ऑफ दीज इज़ एन एटोनोमस बॉडी अंडर राजस्थान? तो ये क्वेश्चन का मैंने खूब आंसर ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला कि इनमें से कौन सा स्वायत्त निकाय के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर मैं मेरी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, ये डैश लगा दिया है मैंने जैसे ही देखा, हालांकि ऑड वन आउट करे लेकिन ये कोई बात नहीं हुई है। यहाँ निगम है, यहाँ निगम है, ये निगम है, तो इन तीनों में से यही एक अलग दिख रहा है। मे बी ये किसी ने आंसर ए सोच के दिया हो, बट मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में भी पढ़ा, तो इसका भी जन्म एक पृथक से अधिनियम बनाकर किया गया है। इनमें से अधिकतर जो है निगम है, और इन सब में से अधिकतर की रचना किसी न किसी अधिनियम के अंतर्गत ही हुई है। और जब किसी अधिनियम के अंतर्गत जनरली जिनकी रचना होती है वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जनरली ऑटोनोमस नेचर के होते हैं। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता। इवन मैंने इस वेबसाइट पे जाके देखा, ठीक है, यहाँ पे एक वेब डायरेक्टरी है, वहाँ ऑटोनोमस बॉडी की लिस्ट में इनमें से किसी का नाम भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि उस पेज का लिमिटेशन हो या कवर पेज के ऊपर वो सबका नाम ना दे सकते हों, पर जितने भी नाम थे उसके अंदर ऑटोनोमस बॉडीज़ में इनमें से किसी का भी नाम नहीं था। ठीक है, तो सबके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा लिखा है, आप पहले इसको देख लीजिएगा। द पेमेंट फॉर अनयूटिलाइज्ड, बाय द वे मुझे थर्ड वीडियो तक बताते बताते भी अगर आंसर पता लग गया, एक आध से मैंने और पूछा है जो नोन वन है, पता लग गया तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, द पेमेंट फॉर अनयूटिलाइज्ड प्रिविलेज लीव ऑन रिटायरमेंट इंक्लूड्स क्रेडिटिंग। इसका बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए कि जैसे अगर मान लो मैं ही हूँ, मुझे 1 साल की 15 छुट्टियाँ मिलती हैं, और ऐसे छुट्टियाँ मिलती जाती है, तो वो छुट्टियाँ हम चाहे तो यूज़ कर लें और चाहे तो वो पड़ी रह जाए। मान लीजिए पड़ी हैं, और एक ये मान लीजिए कहानी कि मेरे पास जब मैं रिटायर हो रहा हूँ तब 250 छुट्टियाँ पड़ी हैं, तो इसे अपन कहेंगे अनयूटिलाइज प्रिविलेज लीव। तो इसके बदले मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है, 300 से ज़्यादा छुट्टियाँ हम रख नहीं सकते। अगर मान लो मेरी 250 छुट्टियाँ हैं तो मेरे को 250 छुट्टियों का पैसा मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? मैं जिस दिन रिटायर होऊंगा उस दिन मेरी सैलरी देखी जाएगी। मान लीजिए कहानी है, मान लीजिए मेरी सैलरी 90,000 रुपये है जिस दिन मैं रिटायर हुआ, उसमें 30 का भाग लगाया जाएगा, तो इससे मेरी एक दिन की सैलरी आ जाएगी। ठीक है, एक दिन की सैलरी आ जाएगी, और जितनी छुट्टियां मेरे खाते में होंगी उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और 90,000 रुपये सैलरी है, तो सैलरी के अंदर 2 कंपोनेंट लिए जाएंगे, एक तो बेसिक सैलरी ली जाएगी और एक डीए लिया जाएगा। अब आप इन क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। एक तो ये है कि रिटायरमेंट पे क्या मिलेगा, उसके खाते में जो अप्रयुक्त मतलब जो छुट्टियां यूज़ नहीं की है, विशेषाधिकार छुट्टियां, प्रिविलेज लीव की अवधि जो कि 300 दिन से अधिक नहीं होगी के बराबर नकद छुट्टी वेतन का भुगतान, बिल्कुल इसको लीव इनकैशमेंट बोलते हैं। रिटायरमेंट पे जो आपके खाते में छुट्टियां पड़ी हैं उसका पूरा पैसा एक साथ एक मुश्त मिलता है। और सेवानिवृत्ति की तारीख को जो एप्लीकेबल महंगाई भत्ता समेत छुट्टी वेतन के समान नकद राशि। तो बिल्कुल सही, रिटायरमेंट के दिन जो आपकी सैलरी चल रही थी और उस दिन जो डीए की दर थी उसके हिसाब से आपकी पर डे की सैलरी निकाल के उसे जितनी छुट्टियां आपने नहीं ली है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब इसमें इन्होंने सी पॉइंट में CCA को भी कहा है शामिल कर लिया, तो CCA शामिल नहीं होता। और चौथे पॉइंट में इन्होंने HRA को शामिल कर लिया, वो भी शामिल नहीं होता। तो 1 और 2 सही है। ये यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवल 1 और 2। यहाँ पे एक बात देख लीजिए, जो भी आपके अनुपयोजित उपार्जित अवकाश है उसके लिए आपको नकद भुगतान मिलेगा, एक मुश्त मिलेगा, एक ही समय मिलेगा, रिटायरमेंट पे मिलेगा। और कैसे मिलेगा, कैलकुलेशन कैसे होगी, तो जिस दिन रिटायर हुए उस दिन जो वेतन की दर होगी और उस दिन की जो महंगाई भत्ता चल रहा होगा, क्योंकि महंगाई भत्ते की रेट बदलती रहती है, उसमें 30 का भाग लगाया जाएगा, इससे पर डे की सैलरी बन जाएगी। इसके बाद जितने अनयूटिलाइज्ड प्रिविलेज लीव पड़े हैं वो अनयूटिलाइज। 71 कहता है प्रिपरेशन बाय द ऑडिटर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स इन विच ऑर्डर। ये कह रहा है कि जब अंकेक्षण की तैयारी की जाती है तो किस ऑर्डर में की जाती है। पहला ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट्स स्टाफ, अग्रीमेंट विद क्लाइंट टू असर्टेन द स्कोप ऑफ ऑडिट, नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस एंड अकाउंटिंग सिस्टम,
सर्टेन टेक्निकल डिटेल्स, इंस्ट्रक्शन टू एंड फ्रॉम द क्लाइंट। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें जिसका हम अंकेक्षण करने जा रहे हैं उसके साथ एक अग्रीमेंट करना होगा। अग्रीमेंट से ये तय होगा कि भाई हमें क्या ऑडिट करना है और किस गहराई तक ऑडिट करना है और कब तक आपको कंप्लीट करके देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लाइंट के साथ अग्रीमेंट होता है, तो सबसे पहले 2 आएगा। इसके बाद जैसे ही अग्रीमेंट हो जाएगा तो आप क्लाइंट का बिजनेस क्या है, उनका अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, या किस तरह का सॉफ्टवेयर पे वो काम करते हैं वगैरह, उनका अकाउंटिंग सिस्टम समझना पड़ेगा। क्लाइंट की बिजनेस की नॉलेज हमें लेनी होगी। तो ये 2 और 3 फिक्स हैं, तो 2 और 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 और 3 यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये और ये तो दोनों एलिमिनेट हो गए। अब इसके बाद जो है ना क्वेश्चन दोनों तरफ जा सकता है, यानी मैं कह रहा हूँ कि इसका आंसर ए या सी कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इसके बाद देखो 2 और 3 के बाद ऐसा भी हो सकता है, बाकी देखो 2 और 3 तो हो गए। अब क्या काम बचे, हम टेक्निकल डिटेल्स हासिल करेंगे क्लाइंट से। यहाँ पे 5वें में क्या है, इंस्ट्रक्शन टू क्लाइंट्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट, और एक ऊपर लिखा है इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट स्टाफ। तो मेरे ख्याल से अब ये होगा कि अब आप क्लाइंट के स्टाफ के बारे में जानोगे। जब आपने अग्रीमेंट कर लिया, उसके बिजनेस को समझ लिया, अब आप वहाँ जाओगे तो आप वहाँ के स्टाफ के बारे में जानकारी लोगे। तो ये मुझे लगता है कि इसके बाद हम क्लाइंट के स्टाफ की जानकारी लेंगे, जिनसे हमें सारे इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, कागजात सब मिलने वाले हैं। उसके बाद ये होगा कि हम एक टेक्निकल डिटेल समझेंगे कि ये स्टॉक वैल्यूएशन कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं, प्रोविजन कैसे काउंट करते हैं, या और भी उसके बिजनेस की कुछ टेक्निकलिटीज़ हो सकती हैं, वो हम समझेंगे। और उसके बाद आवश्यकता अनुसार हम हमारे क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देंगे, या उनसे कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मांगेंगे। तो ये मुझे लगता है कि 2, 3, 1, 4, 5, यानी इसका आंसर सी होगा। बाय द वे इसका आंसर ए भी आ सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि यही क्रम इसी सीक्वेंस में है। अब ये तो क्या है, जो पेपर सेटर है उन्होंने जिस बुक से भी उठाया होगा, उस बुक में जो सीक्वेंस लिखा होगा ना, उन्होंने वो आंसर दिया। बट हो सकता है कि कोई और बुक हो जो उसको थोड़ा चैलेंज करती हो। तो ठीक है, मेरे ख्याल से इसका आंसर सी रहने वाला है। आप एक बार देख लीजिएगा। हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। अभी डबल काउंटिंग की समस्या जब हम नेशनल इनकम में होते हैं, नेशनल इनकम वाला चैप्टर होता है और हमारा प्रोडक्शन या वैल्यू एडिशन मेथड होता है, तो उसमें हमारा तरीका ये होता है कि एक देश में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उनका मौद्रिक मूल्य जोड़ दिया जाए। उनका मौद्रिक मूल्य जोड़ दिया जाएगा और जो योग होगा वही जीडीपी होगा। ठीक है, ये सिंपल एक फिनोमिना है। लेकिन अब डबल काउंटिंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने पहले गेहूं पैदा किया, ये अभी थोड़ी देर में एग्जाम्पल आएगा, मैंने जब तैयारी करा रहा था तो उस समय ये एग्जाम्पल लिया था कि एक बंदे ने गेहूं पैदा किया, उसके बाद अगले बंदे ने आटे में कन्वर्ट किया, उसके अगले बंदे ने उसे ब्रेड में कन्वर्ट किया। ठीक है, और उसके बाद ब्रेड कंज्यूमर खा गया। ठीक है, गेहूं 20 रुपए में बेचा गया, आटा 30 रुपए में बेचा गया, ब्रेड 40 रुपए में बेचा गया। तो अगर गलती करेंगे तो ये होता है कि हम ये देख लें कि अच्छा, पहला बंदा है फार्मर, उसने 20 रुपए का वस्तु प्रोड्यूस किया, दूसरा बंदा है उसने आटा प्रोड्यूस किया 30 का, और तीसरे बंदे ने बेकर ने ब्रेड प्रोड्यूस की 40 की। तो राष्ट्रीय आय हो गए 90। यहाँ 90 गलत है, इसी चीज़ को हम डबल काउंटिंग कहते हैं। तो इसका एक तरीका ये है, या तो जो अंतिम उपभोक्ता है, जो अंतिम उपभोक्ता को वस्तु मिल रही है आप उसे ले लो, या तो सीधा आप ब्रेड को ले लो, तो आपका नेशनल इनकम 40 रुपये आ जाएगा। या फिर क्या करो, आप सबका वैल्यू एडिशन ले लो। जैसे पहले ने वैल्यू एडिशन किया 20 रुपये का, दूसरे ने 30 रुपये का आटा बनाया 20 रुपये के गेहूं से, तो उसने वैल्यू एडिशन किया 10 रुपये का। अगले ने 40 रुपये की ब्रेड बनाई 30 रुपये के आटे से, तो इसने वैल्यू एडिशन किया 10 रुपये का। तो 20 + 10 करके 40 रुपये। तो 2 तरीके से आप डबल काउंटिंग या दोहरी गणना की समस्या का निराकरण कर सकते हो। तो यही ऑप्शन है, इसलिए आप ऑप्शन में देखिए दोहरी गणना का परिहार कैसे करें या कैसे बचें। तो या तो सीधा आप अंतिम उत्पाद को उपभोक्ता को बेचने पर ध्यान दियो, या तो सीधा आप देखो फाइनल कंज्यूमर ने कितने में खरीदी, या बीच में जितनी भी हस्तियां मतलब जितने भी एंटिटीज़ हैं उन्होंने जो वैल्यू एडिशन किया आप उसको देखो। तो ये उपाय भी सही है। बाकी ये कहना कि उत्पादक की आय को जोड़ा जाए, उत्पादक के व्यय को जोड़ा जाए, ये गलत है। तो केवल 1 और 2 इसका सी आंसर रहेगा। ये इसके नीचे इमेज लगा रखी है, और यही मैंने नेशनल इनकम वाला चैप्टर कराते समय, पार्ट 2 कराते समय कराया भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो एक कह रहा है कि इनमें से कौन सा संयोजन एक सफल उद्यमी की विशेषता नहीं है। परसिस्टेंट होता है लगे रहना, तो ये एंटरप्रेन्योर में विशेषता होनी चाहिए, ये यस विशेषता है। सेल्फ इग्नोरेंट, खुद के बारे में ही पता ना हो, तो ये विशेषता उसमें नहीं होनी चाहिए।
रिजेक्ट रिस्क, वो रिस्क से बचता हो, ये विशेषता इसमें नहीं होनी चाहिए। इनोवेटिव, नवाचार को अपनाता हो, ये विशेषता उसमें होनी चाहिए। अब एग्जाम में ये भी होता है, ध्यान से देखना होता है कि कौन सी विशेषता होनी चाहिए या नहीं पूछिए। इसमें बोला है इसने कौन सी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की विशेषताएं नहीं है, तो ये जो सेकंड और थर्ड है ये विशेषताएं नहीं है, सेकंड एंड थर्ड ये विशेषताएं नहीं है, तो सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर होगा ए। 1 और 4 एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में होनी ही चाहिए, उसे लगे रहना चाहिए, परसिस्टेंट। और मैं ये भी आपको भी एडवाइस करूंगा, एंटरप्रेन्योर की बात नहीं है, लाइफ में कुछ भी पाना हो तो कुछ समय तक के लिए आपको लगे रहना पड़ता है। जब जब भी आपको सफलता पानी होगी ना, तब तक आपको उसके पीछे लगे रहना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। तो परसिस्टेंसी का गुण जो होता है वो होना चाहिए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में, और वो इनोवेटिव होना चाहिए। लेकिन इसमें पूछा था कौन सा नहीं होना चाहिए, तो 2 और 3 इसका हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर ए रहने वाला है। ठीक है, अब ये है रूल 144A शैल नॉट अप्लाई टू। ये अगेन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो, क्योंकि 144 से एकदम से ध्यान आए, फिर चलो ऑप्शन पढ़ के आपको याद आ जाएगा कि ये फॉरेन सर्विस से संबंधित रूल है। अब रूल 144A लागू नहीं होगा सरकार द्वारा, ये पहला ऑप्शन है, सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी सेवक और अधिक्रमित नगर परिषद में प्रतिनियुक्त पर ये लागू नहीं होगा। हाँ, तो ये लागू नहीं होगा। बहुत कठिन क्वेश्चन है, इनफैक्ट डिलीट होने वाला है, मैं पढ़ देता हूँ अभी। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में भेजा गया पुलिस विभाग का सरकारी सेवक उस पर लागू होगा। हाँ, होगा। सहकारी विभाग के सरकारी सेवक पंजीकृत सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए तो उन पर लागू नहीं होगा। और पंचायत समिति में प्रतिनियुक्ति के आधार पर भेजे गए सरकारी सेवकों पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। 144 से आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें पहले तो बताया गया है कि प्रतिनियुक्ति की शर्तें क्या होंगी, वहाँ 8-10 शर्तें लिखी है कि इतने समय की अवधि होगी, मैक्सिमम अवधि इतनी होगी, किसकी परमिशन से बढ़ाया जा सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद वहाँ लिखा है इन आदेशों के बाहर वाले मामले कि किन पे आदेश लागू नहीं होंगे, तो ए, सी और डी पे लिखा गया है कि उन पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। तो इसने भी कहा कि किन पे आदेश लागू नहीं होगा, तो फिर ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शन होने चाहिए, पर ए, सी, डी तो ऑप्शन है ही नहीं। इनमें से तो आपको एक ही सिलेक्ट करना है। तो या तो क्वेश्चन ये होता कि या तो ये क्वेश्चन होगा किस पे लागू होगा, अगर किस पे लागू होगा होता तो बी आंसर हो जाता, लेकिन अभी तो क्वेश्चन ये है कि किस पे लागू नहीं होगा, तो फिर ये आंसर डिलीट में फंसेगा। ठीक है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वहाँ पे आप 144A में जाओगे, वहाँ 1, 2, 3 करके 10वें पॉइंट में लिखा है इन आदेशों के बाहर वाले मामले, यह आदेश निम्न प्रकार के मामलों में प्रभावशील नहीं होगा। देखो लिखा है ना, जिला परिषद या पंचायत समितियों में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा, तो यहाँ पंचायत समिति वर्ड आया था, ये था देखो। ठीक है, उसके बाद और देखो, एक राज्य कर्मचारी जिसे राजस्थान सरकार द्वारा कहीं प्रशासक या कार्यकारी अधिकारी या आयुक्त अथवा किसी भी हैसियत से किसी नगरपालिका में नगर परिषद में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाए, चाहे उसकी सेवा एक ऐसी नगरपालिका नगर परिषद में प्रतिनियुक्त कर दी जाए जो भंग हो चुकी है। इंग्लिश में साफ लिखा है कि अ गवर्नमेंट सर्वेंट who is appointed by the government as an administrative or executive officer in or municipal commissioner in any other capacity to a superseded municipal council or board. Superseded municipal council or board, ये यहाँ पे वर्ड आया है। ठीक है, ये देखिए, टू अ सुपरसीडेड म्यूनसिपल काउंसिल, ठीक है, यहाँ वर्ड आया है, तो इस पर भी लागू नहीं होगा। इसके अलावा वो सहकारी समिति वाला देखो, राज्य सरकार के सहकारिता विभाग के अधिकारी जिन्हें राज्य में पंजीकृत सहकारी समिति में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाए उन पर भी लागू नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन सी वाला, इस पर भी लागू नहीं होगा, तो इसलिए क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। आई थिंक दिस शुड बी डिलीटेड, या तो क्वेश्चन चेंज होता, बट अब क्वेश्चन तो अब कैसे ही चेंज होगा, आ गया जो आ गया। हाँ, बहुत देर बाद अब एक आसान क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन येट नॉट रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर। ये बहुत आसान है कि जब आप एनपीओ वाला चैप्टर पढ़ते हैं और अगर आपको सदस्यों से चंदा नहीं मिला, उनको एक अंशदान देना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, अगर वो नहीं मिला तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आसान भाषा में बोल देता हूँ, जैसे मान लीजिए 500 लोग थे, 500 में से 480 लोगों से आपको चंदा मिल गया इस साल का और 20 लोगों का चंदा बाकी है, तो हम क्या करेंगे, एक तो जब हम अपनी इनकम दिखाएंगे, तो उसके अंदर सब्सक्रिप्शन के अंदर इसको जोड़ के दिखाएंगे, क्योंकि हमें 480 से मिला और 20 से मिलना बाकी है, तो उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या सब्सक्रिप्शन ड्यू, अक्रूड सब्सक्रिप्शन। तो ये हमें मिलना बाकी है, तो एक तो सब्सक्रिप्शन की इनकम निकालने हेतु इसे जोड़ा जाएगा, और दूसरा ये है कि इसे बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि ये राशि फ्यूचर में वसूल होगी। तो इसने कहा कि इसे इनकम एक्सपेंडिचर में डिडक्ट किया जाएगा, गलत है। सेकंड में लिखा है कि इसे इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड किया जाएगा, तो हाँ, उसे बनाते समय ऐड किया जाएगा, मतलब जो प्राप्त राशि है उसमें इसे ऐड किया जाएगा, यानी शामिल किया जाएगा। लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। असेट साइड में दिखाया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। तो 4 सही है और 2 सही है, तो 2 and 4, तो 2 and 4 ओनली इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो गया 2 and 4 ओनली।
अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट विथ लिस्ट टू। भर भर के दिए हैं मैच वाले क्वेश्चन। स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 1, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 2 और 4, 9, 12। बहुत टफ क्वेश्चन, क्योंकि स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन और वो भी इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आप दे दिया जो ठीक है। तो जो इंटरनल ऑडिट पे पहला जो स्टैंडर्ड है दैट इज़ अबाउट प्लानिंग। तो ये आपका प्लानिंग के साथ मैच होगा। ये तो अब मैं देख के ही बता रहा हूँ, मुझे नहीं याद है। ठीक है, सीए की पढ़ाई की थी मैंने 2010 में, तो अब तो एक तो 12, 13, 14 साल हो गए, वो भी बात है रीज़न। और दूसरा ये है कि टफ क्वेश्चन तो था ही। जो चौथा स्टैंडर्ड है, चौथा स्टैंडर्ड सामने क्या क्या है, रिपोर्टिंग, कंट्रोल, इवैल्यूएशन, कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट। तो चौथे का संबंध है रिपोर्टिंग से। 9वें का संबंध है कि आप मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करोगे। और 12वें का संबंध है कि आप फिर इंटरनल ऑडिट इवैल्यूएशन शुरू करोगे। ठीक है, एक बात दोहरा देता हूँ। जो पहला है, पहले में आप प्लानिंग करोगे, तो फर्स्ट इज अबाउट प्लानिंग, तो ए आपका 3 के साथ जाके मैच होगा। उसके बाद आप रिपोर्टिंग के बारे में सोचोगे, तो बी आपका रिपोर्टिंग के साथ मैच होगा। और जो 9वां नंबर है उसमें आप कम्युनिकेशन करोगे मैनेजमेंट के साथ, तो C4 होगा। और लाइक डी जो है, डी में आप फिर इंटरनल कंट्रोल एवेल्यूएशन स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से A3B1, तो A3B1 अगेन मैं कहूँगा एक भी किसी को आता हो तो हो जाएगा, लेकिन अब एक भी तो आना चाहिए ना। ये सारे लिखे हुए हैं, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट शैल नॉट बी मेड इन कैश। कौन सा पेमेंट कैश में नहीं करना चाहिए। कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर, सीक्रेट सर्विस फंड, स्कॉलरशिप इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, पेमेंट ऑफ इम्प्रेस्ड मनी। तो ये वाला कैश में किया जा सकता है। ये वाला भी अगर बैंकिंग सुविधाएं ना हो तो कैश में किया जा सकता है। सीक्रेट सर्विस फंड का भी पेमेंट कैश में किया जा सकता है। ये पेमेंट कैश में नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका आंसर ए रहेगा। आकस्मिक व्यय आप नकद में नहीं चुका सकते। देखो एक जगह लिखा हुआ था, ये नोट है बाकायदा, सिवाय इम्प्रेस्ड सीक्रेट सर्विस फंड, सामाजिक न्याय सशक्तिकरण विभाग की पेंशन स्कीमों, ये 3 हो गए। और चौथा है शिक्षा विभाग की छात्रवृत्तियों और परिवहन वाउचर, अगर वहाँ बैंक और डाकघर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इनके अलावा, मतलब ये अलावा यहाँ पे बढ़ा गया, इनके अलावा सभी प्रकार के सरकारी भुगतान नकद में नहीं किए जाएंगे। तो आपको बाकी कोई भी पेमेंट आपको कैश में करना ही नहीं है, केवल ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, यहाँ हो सकता था। तो इसका आंसर ए रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिजर्व। जो पूंजी, 2 तरह के संचय होते हैं, एक रेवेन्यू रिजर्व होते हैं। तो रूटीन प्रॉफिट से जो क्रिएट होते हैं वो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं, और कैपिटल प्रॉफिट से जो क्रिएट होते हैं वो कैपिटल रिजर्व होते हैं। तो इन कॉर्पोरेशन से पहले ही लाभ हुआ, यानी कंपनी के बनने से पहले ही आपको लाभ हो गया। वो इसलिए होता है कि आप कोई अगर चलता हुआ बिजनेस खरीद लेते हो और बैक डेट से खरीद लेते हो, तो कंपनी के जन्म से पहले ही आपको लाभ हो जाता है। तो ये पूंजीगत लाभ है 100%। असेट के रिवैल्यूएशन पे जो लाभ होता है उसे भी पूंजीगत लाभ माना जाता है, क्योंकि ये भी रूटीन लाभ नहीं है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये आपका रेवेन्यू रिजर्व का एग्जांपल है। ठीक है, डिविडेंड की दर को समान बनाए रखने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी साल हमने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, तो हमने कुछ पैसा इस रिजर्व में डाल दिया, ताकि फ्यूचर में अगर प्रॉफिट कम भी हो तो भी अपन एक कांस्टेंट रेट से डिविडेंड दे सकें। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो होता है वो रेवेन्यू रिजर्व है, और रेवेन्यू रिजर्व में एक तरह का स्पेसिफिक रिजर्व है, बट ये कैपिटल रिजर्व नहीं है। तो और फिक्स्ड एसेट्स की सेल पे जो प्रॉफिट होता है उसे भी अपन कैपिटल रिजर्व की कैटेगरी में रखते हैं। इन्होंने भी गूगल हिंदी मारी है, क्योंकि जैसे फिक्स्ड एसेट्स की हिंदी होती है स्थायी संपत्ति, इन्होंने वर्ड लिखा है अचल संपत्ति। तो या तो यहाँ पे इमूवेबल एसेट लिखता, पर चलो अपन उसके हिंदी इंग्लिश में नहीं आते, पर बताता हूँ कि पेपर सेटर पे भगवान नहीं होता। ठीक है, तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो है, वो रेवेन्यू रिजर्व का एग्जांपल है, तो उसका आंसर सी रहने वाला है। ये कैपिटल रिजर्व नहीं है। ये लिखा हुआ था मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड, स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो आपको पता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होती है, कि जो एज पर द एक्ट करानी जरूरी है, जो करानी पड़ेगी। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए आएगा अंडरटेकन अंडर द लॉ गवर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑडिट ऑब्वियस सी बात है, सरकारी पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए, या जनता के पैसे के दुरुपयोग को, अगर दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, इसकी जांच करने के लिए होती है। तो गवर्नमेंट ऑडिट एंश्योर्स द पब्लिक फंड्स आर नॉट मिसयूज्ड। इंटरनल ऑडिट आपके जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको देखने के लिए कि कितना वो एफिशिएंट है, उसके लिए होती है। तो इंटरनल ऑडिट संस्था के अंदर ही होती है, हाईलाइट्स द वीक एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे आसान था इसमें कॉस्ट ऑडिट, जिससे आपका काम बन जाता। कॉस्ट ऑडिट से आपके पता लगता है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने में काम आता है
कॉस्ट कंट्रोल का ये टूल होता है। तो ये बहुत आसान था। तो D4 से ही शायद आपका काम हो जाता। वैसे सारे ऑप्शन अपन देख लेते हैं, पर देखिए D4 किस में है, लेकिन नहीं, D4 यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आपके ए और बी में से आपको चुनाव करना ही पड़ता। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैट्यूटरी ऑडिट ऐसी है जो उस विधि से शासित होता है और करवाना होता है। तो ए के साथ 3 भी आएगा। तो ए के साथ 3 देखिए कहाँ पे है, ए के साथ 3 यहाँ पे। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फिर B1 और C2, यस ये B1 है। सरकारी लेखा परीक्षण ये सुनिश्चित करेगा कि सरकारी धन का दुरुपयोग तो नहीं करे जाए। तो यहाँ से भी देखो सरकारी। तो ये आसान था क्वेश्चन पहचानना। ये टाइप्स ऑफ ऑडिट्स पे था। 80 है, एज पर द राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 डैश डैश सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द हाईएस्ट ग्रोथ। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है? तो हमें पता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होता है। तो जो तृतीय क्षेत्र होता है, टर्शरी सेक्टर से सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, उस सर्विस सेक्टर का योगदान ज़्यादा होता है। एनिमल हस्बेंड्री ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, इंडस्ट्री आपका सेकेंडरी में आता है, सर्विस सेक्टर ये आपका टर्शरी सेक्टर होता है। इसी का सबसे ज़्यादा योगदान है राजस्थान की भी जीडीपी में। ठीक है, ये राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पे है, तो ये राजस्थान की जीडीपी के बारे में बात करेगा। तो राजस्थान में जीडीपी सेवा क्षेत्र का योगदान कहता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वर्ष 22-23 में भी सेवा क्षेत्र प्रचलित बुनियादी मूल्य पर 43.7% योगदान के साथ सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। ये जो चार्ट है ये और बता रहा है कि सर्विस सेक्टर में भी कौन से सर्विसेज सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। लोक प्रशासन देता है, स्थावर संपदा देता है, वित्तीय सेवाएं देता है, परिवहन भंडार है, क्या देता है वो तो खैर फर्दर क्लासिफिकेशन की बात है। मोटे तौर पे आपका जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऑलमोस्ट 43.74%। फर्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये पूछता है कि किन के ऊपर लेखा मानक लागू होते हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस पे 100% लागू होते हैं, ट्रस्ट पे भी लागू होते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे, यानी जब दो लोग मिलके कुछ जॉइंट वेंचर स्टार्ट करते हैं तो उन पे भी लेखा मानक नियम लागू होते हैं। प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस पे लागू नहीं होते, क्योंकि आप एक नोट जो नीचे लिखा है वो पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तब लागू होते हैं चाहे किसी संस्था का प्रॉफिट उद्देश्य हो चाहे प्रॉफिट उद्देश्य ना हो, लेकिन अगर वो किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो फिर लेखा मानक लागू होते हैं। लेकिन अगर कोई प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो उस पर लेखा मानक लागू नहीं होंगे। तो 1, 2 और 3 थोड़ा सा टाइट कॉन्टेस्ट था, क्योंकि सी और डी के बीच में टाइट कॉन्टेस्ट था। तो एक तो आपको रखना ही रखना था, बट मैंने जैसे कहा इन दोनों में से मुझे लगता है सी इज़ बेटर, सी थोड़ा ज़्यादा बेटर है। इसके नीचे इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि मान लो कोई संस्था है, वो केवल और केवल डोनेशन लेके बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में लगी हुई है, तो वो कोई व्यापार या कोई कमर्शियल गतिविधि नहीं कर रही, वो एक प्योर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके ऊपर लेखा मानक लागू नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने इसका आंसर सी दिया है। 82 में है कि एक फर्म ने 3 लाख रुपए के स्टॉक की बीमा पॉलिसी ले रखी है और अग्निकांड की तिथि पर गोदाम में रखे स्टॉक का मूल्य 4.5 लाख है। मतलब आपका माल ज़्यादा है और आपका पॉलिसी कम की है, और वैसे अग्नि की वजह से आपका जो नुकसान हुआ माल का वो 1,80,000 है। तो बताओ कितनी राशि का दावा स्वीकार होगा। तो इसमें एवरेज क्लॉज लागू होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है, खास करके मैराथन लेक्चर में भी कवर किया था ये क्वेश्चन। तो आपने 3 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है, जबकि आपके पास माल 4.5 लाख का है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपने अंडर इंश्योरेंस करवा रखा है, तो इसीलिए अब आपका पूरा दावा पास नहीं होगा। 1,80,000 रुपये का दावा आपको नहीं मिलेगा। आप यहाँ टेबल लगाएंगे, 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूनी 3 और ऐसे करके, तो आप ये पाएंगे कि आपका 1,20,000 रुपये का दावा स्वीकार होगा। 1,80,000 के नुकसान पे आपका केवल 1,20 का दावा इसलिए स्वीकार हुआ है क्योंकि आपने पर्याप्त बीमा नहीं करा रखा, आपने न्यून बीमा करवा रखा है। तो आपका 1,20,000 रुपये इसका ए आंसर रहेगा। ठीक है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन रेफर्स टू, देखिए हर इंसान में एक यूएसपी होती है, एक खासियत होती है जो उसे लोगों से अलग करती है। और वैसे एक हर प्रोडक्ट में एक यूएसपी अगर होगी तो ही लोग उसे खरीदेंगे। तो यूएसपी का क्या मतलब है? इंड्यूस फियर इन कस्टमर्स माइंड, ये ग्राहक के मन में डर पैदा करता है, ये ग्राहक को मनोरंजन या मजाक करके अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ये एडवर्टाइजिंग के अंदर प्रोवोकेशन है, उत्तेजना पैदा करता है, या ये एक अनयूजुअल प्रोडक्ट बेनिफिट है। तो मैं कहूँगा ये सर एक अनयूजुअल प्रोडक्ट बेनिफिट है। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जैसे हर इंसान की एक यूएसपी, एक खासियत, एक
उसके अंदर कुदरती ताकत होती है जो उसको लोगों से अलग बनाती है। तो कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसकी एक यूएसपी होती है, जिस वजह से ग्राहक को कोई एक अनयूजुअल बेनिफिट मिलता है, जिस वजह से वो वस्तु को खरीदता ही है। तो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, शॉर्ट में यूएसपी। यूएसपी का मतलब होता है असामान्य उत्पाद लाभ। तो ये इसका आंसर डी रहने वाला है, डी ही था यहाँ पे। ठीक है, चलिए उसके बाद है द कंपनीज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर मैंडेटरी आर। मतलब ये पूछता है कि किस कंपनी को आंतरिक अंकेशक नियुक्त नहीं करना होगा। ठीक है, तो जैसे ए ऑप्शन है, ऐसी गैर सूचीबद्ध कंपनियां जिनके पास पिछले वर्ष में 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की शेयर कैपिटल हो तो इनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। ऐसी गैर सूचीबद्ध कंपनी, सेकंड पॉइंट, जिन्होंने पिछले वर्ष में 200 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर किया हो उनको भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसने प्रीवियस ईयर में 100 करोड़ से कम का टर्नओवर किया हो तो उसे इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा। और हर लिस्टेड कंपनी को तो आंतरिक अंकेशक अपॉइंट करना होता ही है। तो ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और इसको देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे सारे नियम लिखे हुए हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ। इसमें नियम समझ लीजिए, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ और 200 करोड़, ये नियम है। अगर किसी कंपनी ने 25 करोड़ से ज़्यादा के डिपॉजिट ले रखे हैं तो, अगर किसी कंपनी की शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा की है तो, अगर किसी कंपनी के डेट 100 करोड़ से ज़्यादा के हैं तो, और अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा का है तो इनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, और हर लिस्टेड कंपनी को तो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना ही है। सेक्शन 138 में ये नियम दे रखा है, सेक्शन 138 में। ठीक है सर, चलिए इसके बाद है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में लिखा है कितने महीने की स्टडी लीव लोगे तो कितने साल सर्विस करने का बॉन्ड भरना पड़ेगा। यानी अगर आप अध्ययन अवकाश लेते हैं, स्टडी लीव लेते हैं, तो आपको एक तरह से कसम खानी पड़ती है कि मैं स्टडी लीव ले रहा हूँ और स्टडी लीव से लौटने के बाद मैं इतने साल तक गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट को सर्व करूँगा, सेवा दूंगा। इसमें चौगुने का नियम चलता है, मोर देन 4 टाइम्स। यानी अगर आप जैसे 3 महीने की का अध्ययन अवकाश ले रहे हो तो उसका चौगुना क्या हुआ, 12 महीना। तो अब आप ये बॉन्ड भर के दोगे कि मैं कम से कम लौटने के बाद 1 साल तक गवर्नमेंट सर्विस करूंगा, तो इसका हो गया 1 ईयर। ठीक है, जैसे अगर आप 6 महीने की स्टडी लीव पे जाते हो तो 6 महीने का चौगुना होता है 24 महीने। 24 महीने का मतलब होता है 2 साल। तब आप फिर जैसे पहले के केस में तो ये यूं पिट हुआ, एक के साथ 3, और जैसे मैंने बताया कि 6 महीने के केस में आप 24 महीने यानी 2 साल का बॉन्ड भर के देंगे। तो ये यूं सेट हुआ, बी के साथ 1। उसके बाद है 1 ईयर। 1 ईयर का चौगुना होता है 4 ईयर। तो यहाँ 4 ईयर ऑप्शन नहीं है, 4 ईयर होता भी नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही चौगुना, ऐसे ही रट्टा लगाने के लिए बता दिया आपको। पर 3 साल, इस केस में अगर आप 1 साल की छुट्टी पे जाते हो तो बाद में आपको 3 साल सर्विस करूँगा ये बॉन्ड भर के देना पड़ेगा। और अगर आप 2 साल के लिए जाते हैं तो फिर आपको 5 साल की सेवा में लौटने के बाद करूँगा ये बॉन्ड भर के देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैच कर लीजिए। A3B1 ज़्यादा नहीं देखते, A3 इसमें है, इसमें भी है, A3 के साथ B1 ये ठीक है, A3B1, इसके बाद C4 और फिर बच गया D सेकेंड। तो ये आपका मैच हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये बाकायदा नियम है, मैंने लगा रखे हैं जहाँ जहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले, रूल्स मिले, मैंने लगा रखे हैं, आप देख लीजिएगा। मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड है ना, ये पहली लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ मैच करना है। तो पहली लिस्ट में लिखा है प्राइमरी सेक्टर, वहाँ पे लिखा है नो प्रॉफिट मोटिव, फॉरेस्ट्री, कंप्यूटर असेंबली या ट्रैवल एजेंट। तो प्राइमरी सेक्टर का जो बेसिकली रहता है वो रहता है कृषि, पशुपालन, जंगल, खान, इस तरह का रहता है। ठीक है ना, तो प्राइमरी सेक्टर का संबंध फॉरेस्ट्री से है, वानिकी से है, तो ए सेकंड के साथ जाके मैच हो जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर में आपके उद्योग आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, असेंबली उद्योग, ठीक है, रिफाइनिंग उद्योग। तो सेकेंडरी सेक्टर में आपका असेंबली आ जाएगा, तो बी के साथ आपका कंप्यूटर असेंबली आ जाएगा। टर्शरी सेक्टर जो तृतीय क्षेत्र होता है तो उसमें सेवाएं आ जाती हैं। ठीक है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, तो उसमें बेसिकली सर्विसेज आती हैं, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इस तरह से। तो सी के साथ आपका 4 मैच हो जाएगा। और जो एनजीओ होता है वो नॉट प्रॉफिट मोटिव के साथ काम कर सकता है। अगेन ये बड़ा आसान था, तो मैं देखता हूँ D1 से ही आपका काम हो जाना था क्या, अगर आपने एनजीओ एनपीओ तो पढ़ा ही था। तो देख लेते हैं D1 था क्या, तो D1 यहाँ था, यहाँ पे भी था, तो इन दोनों में कॉल होनी थी। फिर अगर आप थोड़ा ये पहचान जाते कि प्राइमरी सेक्टर में आपका वानिकी आता है तो A2 से काम हो जाता, क्या A2 से काम हो जाता, तो यस, इससे आप पहचान सकते थे क्वेश्चन को, और ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में यही आ गया आपका एग्रीकल्चर वगैरह, सेकेंडरी
सेक्टर में आपका इंडस्ट्रीज वगैरह, और टर्शियरी सेक्टर में आपका सेवाएं जैसे परिवहन सेवाओं का एग्जाम्पल है। द अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ राजस्थान अकाउंट सर्विस ऑन द पैनल अप्रूव्ड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट शैल बी एक्सेप्टेड बाय द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। ये ग्रांट और एड वाले चैप्टर से है। तो ग्रांट और एड वाले चैप्टर में क्या होता है कि ऑडिट करवा के जानी होती है। तो ऑडिट ज़रूरी नहीं है कि आप सीए से ही कराएं, आप इनसे भी ऑडिट करवा सकते हैं। किनसे? जो राजस्थान अकाउंट सर्विस से जो रिटायर्ड हुए हैं पर्सन, उनसे भी ऑडिट करवा सकते हैं अगर संस्था को मिलने वाला अनुदान 5 लाख तक हो। 5 लाख तक का अनुदान अगर किसी संस्था को मिलने वाला है तो वो इनसे भी ऑडिट करवा सकता है, बशर्ते पैनल को अप्रूव कर दिया हो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। तो ये इसका आंसर है 5 लाख। इसमें लिमिट ही याद रखनी थी, आसान क्वेश्चन था। अगेन क्वेश्चन बैंक वगैरह जिन्होंने लगाए थे जीएफ एंड आर के, उनको ये क्वेश्चन दिखा होगा। ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद है सब्सिस्टेंस ग्रांट आर मेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर। तो जीवन निर्वाह भत्ता उनको मिलता है जिनको अभी सैलरी या लीव सैलरी नहीं मिल रही हो। तो सब्सिस्टेंस ग्रांट, जीवन निर्वाह भत्ता, निर्वाह अनुदान कह लें, उनको मिलता है जिनको अभी वर्तमान में वेतन और छुट्टी वेतन नहीं मिल रहा है। आइडेंटिफाई द टर्म हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के नियमों और जो भी विनियम हैं उनकी अनुपालना करनी होगी। ये टर्म में क्या है? डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन आपके टॉपिक था। अगेन बच्चों ने पहचान लिया होगा, ये क्वेश्चन कर लिया होगा कि हमें संगठन के नियमों और विनियमों का आज्ञा पालन करना होगा। ये अनुशासन को बताता है। इसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द असेट्स। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑर्डर वाले भी दिए हैं। तो जब आप संपत्तियों का सत्यापन करने जाते हैं तो आपको क्या देखना होता है? पहला ऑप्शन है वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ असेट्स, यानी असेट्स वास्तव में है या नहीं, मतलब बैलेंस शीट में तो दिख रही है तो असेट वास्तव में एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये देखना होगा। हाँ, इंक्वायरी इनटू प्रॉपर वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स का प्रॉपर मूल्यांकन किया है या नहीं, ये देखना होगा। हाँ, वेरिफिकेशन दैट असेट्स वर अक्वायर्ड फॉर द बिजनेस, ये देखना कि संपत्ति बिजनेस के लिए खरीदी गई है, ये भी देखना होगा। हाँ, एग्जामिनेशन ऑफ ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ असेट्स, उस संपत्ति की जो स्वामित्व है, जो उसका स्वामित्व प्रलेख होते हैं, टाइटल बोलते हैं उसको, वो हमारे ही नाम में है, संस्था के ही नाम में है, ये सुनिश्चित करना होगा। हाँ, अश्योरेंस दैट असेट्स आर फ्री फ्रॉम चार्ज, और संपत्ति पर किसी प्रकार का भार या प्रभार बंधक तो नहीं रखवाई हुई है, ये श्योर करना होता है। तो ये काम तो ये चारों पांचों होने होते हैं। जब हम वेरिफिकेशन वर्ड बोलते हैं तो वेरिफिकेशन में ये सारे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एग्जिस्टेंस को सुनिश्चित करना होता है, ये सही है। एग्जिस्टेंस के बाद हम ये देखते हैं कि वो संपत्ति व्यवसाय के लिए ही प्राप्त की गई हो, अक्वायर्ड फॉर द बिजनेस, तो ये इसके बाद 3 नंबर होगा ये। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि वो संपत्ति के जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्री, वो हमारे ही नाम में हो, उसकी ओनरशिप चेक करनी होती है, ये 4 नंबर है। ठीक है सर। उसके बाद 5 और 2 में आपस में लड़ाई है कि हम उसका वैल्यूएशन करेंगे या ये सुनिश्चित करेंगे कि असेट्स आर फ्री फ्रॉम चार्ज। पर जिस किताब से मैंने देखा उसमें उसके बाद एक स्टेप ये लिखा हुआ है कि संपत्तियां किसी भी प्रकार के चार्ज से मुक्त होनी चाहिए, तो ये 5 नंबर है। और इसके बाद लास्ट में हम वैल्यूएशन देखेंगे कि असेट्स प्रॉपरली वैल्यूड हैं या नहीं। ठीक है, तो 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2। ठीक है, एक से ही सारे शुरू हो रहे थे तो इसमें कोई लड़ाई नहीं है। तो पहले 2-3 स्टेप देख लो, 1 3 4 5 2। मुझे लगता है इसका आंसर बी आना चाहिए, बाकी तो फिर अब देखें जब आंसर की रिलीज़ होगी तब होगी। तो ये मैंने कहीं से देखा था। तो वेरिफिकेशन में ये सारी हैं। हालांकि देखो, ये मैं फिर बताऊँ, पर्सनली ऑडिटर ये सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा, लेकिन इसी क्रम में करेगा, यार ये तो बहुत ज़्यादा पचने वाली बात नहीं हुई। ठीक है, वेरिफिकेशन में ये सारे काम होते हैं, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा बेटर होता है कि काम होते हैं कि नहीं होते हैं, इसमें कोई फालतू काम दे देता, वो हम छोड़ देते। बट ठीक है, मैं अब पेपर सेटर तो हूँ नहीं, बट बता रहा हूँ कि मतलब ये कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं था कि काम इसी क्रम में होने चाहिए। काम ऊपर नीचे थोड़े बहुत चल जाते हैं। खैर, सबसे पहले है असेट्स का एग्जिस्टेंस चेक करना, उसके बाद असेट्स बिजनेस के लिए प्राप्त किए गए हैं वो चेक करना, उसके बाद वैसे ये भी लिखा हुआ है कि असेट्स को खरीदा गया है तो प्रॉपर उसकी स्वीकृति वगैरह ले ली गई थी और प्रॉपर अथॉरिटी ने ही उसको ऑर्डर किया है। उसके बाद असेट्स के राइट और ओनरशिप को चेक करना, उसके बाद असेट्स चार्जेस से मुक्त है वो देखना, और ये है कि प्रॉपरली वैल्यूड है या नहीं है ये देखना। ठीक है।
अगला क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा टाइट कॉन्टेस्ट था। मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट वन में काम दे रखा है और लिस्ट टू में कौन करेगा वो बताना है। तो प्रिपरेशन ऑफ बिल, बिल कौन तैयार करेगा। फाइनल अथेंटिकेशन यानी इसको फाइनली ऑथराइज कौन करेगा, ऑथेंटिकेट कौन करेगा। पासिंग ऑफ बिल, बिल पास कौन करेगा, और एग्जामिनेशन ऑफ बिल। बट दो चीज़ों में मैं श्योर हूँ कि जो बिल की जांच है वो ऑडिटर ही करता है। बिल की जांच करने का कार्य ऑडिटर का है, ठीक है। और ये है कि जो फाइनल ऑथेंटिकेशन है वो काम ट्रेजरी का या सब ट्रेजरी का है। तो वो जो टीओ होते हैं, ट्रेजरी ऑफिसर, या एटीओ होते हैं, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, वो करते हैं फाइनल ऑथेंटिकेशन का काम। क्या इससे मेरा काम बन जाता क्या। बी के साथ 4, बी के साथ 4 यहाँ पे है, बी के साथ 4 यहाँ पे भी है। और इसके अलावा मैंने क्या पसंद किया, मैंने पसंद किया डी के साथ सेकंड, डी के साथ सेकंड, तो डी के साथ सेकंड। तो इसका आंसर ये रहने वाला है सर। इसमें जो डीडीओ होता है उनका काम होता है बिलों को तैयार करना, तो बिलों को तैयार करना ये डीडीओ का काम रहा, तो ए के साथ 3 जाएगा। और उसके बाद उसकी जो जांच करने का काम, बिलों को जो पारित करने का काम है, पास करने का काम है, वो अकाउंटेंट का है, तो ये सी जाएगा 1 के साथ, ठीक है सर। सच बताऊं तो ये मैंने एक जो डबल ए रहे हुए हैं ना उनसे पूछा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार अकाउंटेंट और डीडीओ इतने पास पास होते हैं कि आपस में ही काम मिक्स मैच हो जाते हैं। और अकाउंट्स की दुनिया, ऑडिट की दुनिया और एक सरकारी विभागों में दुनिया अलग अलग तरह से चलती है। तो मैंने इसलिए उनसे ही पूछा, मैंने कहा जो डबल ए पोस्ट पे रहे हुए हैं उनसे पूछ लेते हैं। तो उन्होंने मुझे यही आंसर सजेस्ट किया कि ये आंसर करेक्ट सीक्वेंस है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने मुझे कहा कि आप फिर भी टीओ साहब से कंफर्म कर लेना। तो आप समझ सकते हैं कितने नज़दीकी कॉन्टेक्ट थे। पर फिर भी ये जो होता है ना बिलों की जांच करना, जांच करने का काम हमेशा अंकेशक का होता है ना। ये बिलों की जांच करना ये काम थोड़ा सा अंकेशक का ही होता है, लेखा परीक्षक का होता है। तो ये डी के साथ सेकंड ही जाएगा। और ये कि जो बिलों का अंतिम प्रमाणीकरण है वो तो कोषाधिकारी कहेगा, क्योंकि आखिर में पैसा ट्रेजरी से ही छूटता है, ठीक है ना। एक होता है डीडीओ जो एक ऑफिस को, एक कार्यालय को संभालता है, एक होती है गवर्नमेंट, और बीच में होती है ट्रेजरी। तो ट्रेजरी चेकर का काम करती है, चेक करने का काम करती है। तो फाइनल पेमेंट छोड़ने से पहले वो ट्रेजरी से होकर ही गुजरता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद और देखते हैं। द टर्म कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कंज्यूमर शब्द की परिभाषा में ये सब शामिल है, केवल नहीं, एक कौन शामिल है वो आइडेंटिफाई करना है। यूज़ ऑफ गुड्स व्हेन सच यूज़ इज़ अप्रूव्ड बाय द बायर। तो अगर क्रेता की सहमति से कोई सामान को यूज़ करता है तो वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आता है। एनी पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल, वेल अगर किसी ने रीसेल के लिए माल खरीदा है, कमर्शियल उद्देश्यों के लिए माल खरीदा है, तो सर ये बंदा कंज्यूमर के डेफिनेशन में नहीं आता। ये बाद में शिकायत होने पर कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकता। बाकी बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस अवेल्ड विद द अप्रूवल ऑफ कंसर्न पर्सन, अगर कोई व्यक्ति है और वो खरीदने वाले की सहमति से सेवाओं का प्रयोग कर रहा है, तो अगेन वो कंज्यूमर की श्रेणी में आता है और डेफिशिएंसी होने पर शिकायत कर सकता है। यहाँ तक कि किसी ने अगर डेफर्ड पेमेंट के तहत यानी किश्तों में ईएमआई पे सामान खरीदा है, उसको गलत मोबाइल या गलत कार मिल गई है, तो भी वो भी कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। भले उसने ईएमआई पे वस्तु को खरीदा हो तो वो भी कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है, लेकिन जिसने रीसेल के लिए, कमर्शियल उद्देश्यों के लिए खरीदी हो वो नहीं जा सकता। इन केस ऑफ एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स इज टू बी। ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। वैसे क्या होता है जनरली जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, जनरली बता रहा हूँ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, तो उस समय जो एडजस्टमेंट होते हैं वो सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो में किए जाते हैं। जिसने गेन किया है उसको डेबिट किया जाता है, जिसने सेक्रीफाइस किया है उसे क्रेडिट किया जाता है। लेकिन इसने ये पूछा कि उस समय जो बैलेंस शीट में गुडविल मौजूद है उसका आप क्या करोगे। तो देखो बैलेंस शीट में जो गुडविल मौजूद है उसे पहले ओल्ड रेशो में ओपन किया गया होगा, इसलिए अब उसे ओल्ड रेशो में ही राइट ऑफ करना होगा। तो बुक्स के अंदर जो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जिसे पुराने पार्टनर्स ने पुराने रेशो में यूज़ करते हुए दिखाया होगा, उसे पुराने रेशो में ही राइट ऑफ किया जाएगा। इसलिए इसका आंसर मैं डी दूंगा, रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। अगर ये नई गुडविल का समायोजन कैसे करेंगे ये पूछता तो मैं इसका आंसर ए देता, लेकिन इसने ओल्ड गुडविल के बारे में पूछा है तो ओल्ड गुडविल का तो सर पुराने रेशो में ही राइट ऑफ का काम होगा। वैसे बात आप जानते हैं एडमिशन के समय में भी होता है, रिटायरमेंट के समय में भी पुरानी गुडविल को पहले राइट ऑफ किया जाता है। तो इवन इन केस ऑफ चेंज इन रेशो पहले पुरानी गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा इन ओल्ड रेशो, और यही पूछा है इसने।
तो इसलिए इसका आंसर डी लगेगा मेरे हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट सबमिट्स अ स्टेटमेंट एनुअली शोइंग द रेमिशन ऑफ रेवेन्यू एंड अबंडनमेंट ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा विभाग वित्त विभाग को राजस्व माफी, छूट और परित्याग को प्रदर्शित करने वाले विवरणों को वार्षिकी विवरण में प्रस्तुत करता है। तो कोई डिपार्टमेंट है, अगर उसने अपने डिस्क्रिएशनरी पावर को यूज़ करते हुए किसी को माफ़ी दी है, छूट दी है या अपने दावे का परित्याग किया है, तो इसका एक एनुअल स्टेटमेंट में फॉर्म में सूचना वैसे महालेखाकार को भेजी जाती है। तो बाकी सारे विभाग जैसे सिंचाई विभाग महालेखाकार को भेजेगा, परिवहन विभाग महालेखाकार को भेजेगा, राज्य आबकारी या उत्पाद शुल्क विभाग ये भी महालेखाकार को भेजेगा, लेकिन जो शिक्षा विभाग है वो इसकी सूचना वित्त विभाग को भेजेगा। तो बहुत ही नगीने क्वेश्चन ढूंढ के खोद के दिए हैं। बाकी ये क्वेश्चन भी मैंने GF&R के क्वेश्चनों में था, और ये था कि जो बाकी डिपार्टमेंट ये जो सारे हैं ना, ये रेवेन्यू अर्जित करने वाले मेन डिपार्टमेंट हैं, और ये सारी अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो AG को देते हैं, लेकिन जो सेवा करने वाले विभाग हैं जैसे चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, उनको ये सूचना वित्त विभाग को देनी होती है। तो C इसमें से अलग था, C इसका आंसर रहने वाला है। उसके बाद है इसके साथ मैं नीचे लगा दूंगा, इसमें वीडियो में दिखाना भूल गया मैं, पर मैं लगा दूंगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आपको एक करेक्ट सीक्वेंस पहचानना है। सबसे पहले एनालाइजिंग होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग होता है, आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिक इवेंट्स, मेजरिंग या कम्युनिकेटिंग। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुआ है ये पहचाना जाता है, मतलब आप रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड करने के नियम अपन जनरली वहाँ से सीखते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। सबसे पहले तो कोई सौदा रिकॉर्ड करने जैसा हो, जैसे माल बेचा, तो ये वो आर्थिक घटना है, ठीक है। फिर माल बेचा, ये आर्थिक घटना है, और उसे कितने पे लिखा जाए तो उसका मेजरमेंट होता है, यानी डेप्रिसिएशन लगाना है, ये एक आर्थिक घटना है, पर डेप्रिसिएशन कितना लगाएं ये एक मेजरमेंट है। ये होने के बाद रिकॉर्डिंग होती है, लेजर बनती है, तलपट बनता है, ये उसके बाद होता है। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से एनालिसिस होता है, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ये सब एनालिसिस होते हैं, और उसके बाद यूज़र को कम्युनिकेट किया जाता है। तो 3 4 2 1 5 3 4 2 1 5 बी इसका आंसर होगा, ठीक है सर। चलिए, कीप द फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू अंडर देयर कंट्रोल। कहता है कि कौन इन्फॉर्म करता रहेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि रेवेन्यू कलेक्शन की प्रगति कैसी चल रही है। द कंट्रोलिंग ऑफिसर, द कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, द ट्रेजरी ऑफिसर, द HOD। तो जो HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वो समय समय पे इन्फॉर्म करते रहेंगे। राजस्व के संग्रहण के लिए उत्तरदायी विभागाध्यक्ष अपने नियंत्रणाधीन राजस्व के संग्रह की प्रगति के बारे में और बजट अनुमानों की तुलना से ऐसे संग्रहण में महत्वपूर्ण अंतरों के बारे में सूचना वित्त विभाग को देता रहेगा। क्लियर है? कौन देगा? जो उत्तरदायी विभागाध्यक्ष है वो सूचना देगा कितना कलेक्शन हो रहा है, और अगर कोई डिविएशन है, अंतर है, तो उसके बारे में भी सूचना देता रहेगा, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग। इनमें से कौन सा वाउचिंग का उद्देश्य नहीं है। वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक है या नहीं, इसको वेरीफाई करना ये उद्देश्य होता है। इवेल्युएटिंग द एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर्याप्त है और विश्वसनीय है या नहीं है, इसको इवेल्युएट करना, होल्ड पे रखते हैं। आइडेंटिफाइंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में दस्तावेज को देखना, ये है। एग्जामिनिंग अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विद रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये भी कहीं ना कहीं है। वैसे बी और डी में मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, बट आई विल गो विद बी कि अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है, विश्वसनीय है या नहीं, ये थोड़ा सा एविडेंस वाले चैप्टर की तरफ आ जाता है। वाउचिंग में बेसिकली हम यही देखते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है वो ऑथेंटिकेटेड है, और जो जिसका वाउचर है वो बुक्स में एंट्री हो रखा है, और जो बुक्स में एंट्री है उसका वाउचर है कि नहीं। तो बी मुझे लगता है कि इसका आंसर होगा कि ये अंकेक्षण वाउचिंग का उद्देश्य नहीं है। ये 98 अकाउंट्स का तो मेरा फेवरेट है। गुड्स कॉस्टिंग 25,000 वर सोल्ड फॉर 30,000, आइडेंटिफाई द इफेक्ट। अगर आप 25,000 का माल 30,000 में बेचोगे तो एक तो स्टॉक जाएगा, एक आपके पास कैश आएगा, और एक आपका कैपिटल 5,000 से बढ़ जाएगा, जितना आपने प्रॉफिट कमाया उतना। तो इंक्रीज इन कैश पहला सही है,
डिक्रीज इन स्टॉक 30 से गलत है, डिक्रीज इन स्टॉक 25 से सही है, और कैपिटल में इंक्रीज होगा तो 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, बी इसका सही आंसर। तो ये काफ़ी अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन था, खैर इसलिए नहीं कि मुझे आता है। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और बैंक ड्राफ्ट, ये 4 शब्द दे रखे हैं। तो प्रोमिसरी नोट में हम किसी को भुगतान करने का वचन देते हैं, इसमें हम किसी को अनकंडीशनली प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका पेमेंट कर देंगे, तो ए आपका 1 के साथ मैच होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में हम किसी को ऑर्डर देते हैं, अनकंडीशनल ऑर्डर, कि वो एक निश्चित राशि एक निश्चित तिथि पे हमें दे देगा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर वर्ड होता है। तो ये ज़्यादा आपको नहीं भी आता हो तो बी के साथ सेकंड आता हो। चेक हमेशा बैंकर पे लिखे जाते हैं और चेक को बैंक में प्रस्तुत करने पर ही पेमेंट होता है, चेक हमेशा बैंक पे लिखा जाता है, तो सी के साथ सेकंड आएगा। बस मैं आपको ये बता दूं, प्रॉमिसरी नोट में आप अनकंडीशनल अंडरटेकिंग लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं, और बिल ऑफ एक्सचेंज में आप ऑर्डर देते हैं। तो बी के साथ थर्ड होने पे काम हो जाता क्या? ऑप्शन देखते हैं, बी के साथ थर्ड होने पे यस काम हो जाता। यहाँ पे भी था लेकिन यहाँ पे भी था, तो इसलिए आपको थोड़े से और भी आने चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि चेक हमेशा बैंक पर ड्रॉ किया जाता है, चेक हमेशा विनिर्दिष्ट बैंकर पर ड्रॉ किया जाता है, और जब तक उसे प्रस्तुत ना किया जाए, जब तक उसे प्रस्तुत नहीं किया जाए उसका फिर भुगतान भी नहीं हो पाता। तो सी के साथ सेकंड भी आएगा, तो सी के साथ सेकंड यहाँ है, तो अब आपका ये आंसर डी मैच हो जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद 7वां है, इफ़ ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक इज टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपकी स्टार्टिंग में पासबुक ओवरड्राफ्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो आपको दे रखा है, और अब जब आप BRS बनाओगे तो आप कैश बुक का ओवरड्राफ्ट जानना चाहते हो। ठीक है, तो मान लीजिए कहानी है कि हमारे पास 40,000 का ओवरड्राफ्ट चल रहा था पासबुक में। हुआ क्या था? द चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब हमने चेक इशू किया और लोग उसने पैसा नहीं उठाया, हमने जिसको चेक दिया ना उसने पैसा नहीं उठाया, तो सोचो क्या होगा? हमने उसे चेक दिया तो हमने उसे कैश बुक में एंटर कर लिया, कैश बुक में एंटर कर दिया तो यानी कैश बुक में हमारी हालत और ख़राब हो गई होगी। पासबुक में तो ओवरड्राफ्ट है ही, पासबुक में तो ओवरड्राफ्ट है ही, पर कैश बुक में तो हमने उस चेक काटने की एंट्री भी कर दी, तो वहाँ तो ओवरड्राफ्ट और भी ज़्यादा रहा होगा, और उस ज़्यादा पे पहुँचने के लिए आपको प्लस करना होगा। तो इसने पूछा कि आप बताइए जब BRS बनाएंगे तो आप इसका क्या करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का आप क्या करेंगे? तो सर हम इसे ऐड करेंगे। ऐड करने का मकसद ये है कि हम ऐड करके पहुँच जाएंगे उस फिगर पे कि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्या रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैश बुक में ओवरड्राफ्ट रहा होगा 45 का, और चूंकि वो चेक अभी तक पैसा उसका उठाया नहीं गया है तो पासबुक में ओवरड्राफ्ट रहा होगा 40,000 का। ये मैंने बस जस्ट समझाने के लिए 40-45 ऐसे एग्जांपल लिए। होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर ए रहने वाला है। चलिए, होप ये सेकंड पार्ट आपके लिए यूज़फुल रहेगा। थोड़ा मैं लेट हो जाता हूँ, थोड़ा कॉलेज में भी काम ज़्यादा होता है, या मुझे ऐसा भी लगा यार अब तो एग्ज़ाम हो गए तो बच्चे अब आराम से ही देखेंगे, तो कुछ के तो मुझे आंसर नहीं पता थे, तो इसलिए चलो बातों बातों में ध्यान भी आया कि वो जो था ना कौन सा अपना स्वायत्त शासी निकाय ऑटोनोमस बॉडी वाला, उसके लिए भी मैंने किसी मेरे एक स्टूडेंट से पूछा था। उस स्टूडेंट के पापा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में काम करते हैं, तो मैंने करते थे, अब रिटायर हो गए, तो मैंने पूछा भाई क्या है, पापा से पूछ के बताना, तो उसने अभी जवाब दिया कि सर वो ऑटोनोमस बॉडी है। अब बी तो ऑटोनोमस, मतलब शायद बी ऑप्शन था, शायद वो ऑटोनोमस बॉडी है, बाकी ऑटोनोमस बॉडी क्यों नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो या तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आंसर होने वाला है, या तो समझ में आ रहा जाने वाला है। अब मैं जा रहा हूँ यार, बाय। या फिर ऑड वन आउट में बताया था, बाकी सब में निगम था, उसमें नहीं है।